हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर स्टूडेंट एकेडमी। माय नेम इज प्रवीण कुमार। हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू सॉइल साइंस, ठीक है, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी बातें सॉइल के बारे में कर चुके हैं। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर को कवर नहीं किया है उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ सीक्वेंस को फॉलो करें ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी अच्छा हो सके, आपको चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छे प्रकार की नॉलेज प्राप्त कर सको आप, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भैया आप चाहिए प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से कवर कीजिए, देन इस लेक्चर पे इंटर करें, ठीक है। यदि आप यहीं से स्टार्ट किए हो पढ़ना तो कोई बात नहीं है ना, आपको ये भी समझ में आएगा। लेकिन बस आपसे रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा था क्योंकि आप अगर इस सीक्वेंस को फॉलो करोगे तो वहाँ पे मैं काफ़ी बेसिक से बता रहा हूँ चीज़ों को। सॉइल के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, एकदम बेसिक चीज़ों से क्या कर रहे हैं, हाई लेवल की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आपको बेसिक चीज़ें पता हो जाएंगी यदि आप सीक्वेंस को फॉलो करोगे, ठीक है। तो चलो, जिन्होंने सीक्वेंस को फॉलो किया है उससे मैं काफ़ी खुश हूँ। और चलो हम लोग अपने लेक्चर को आज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कहाँ से? प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, है ना। काफ़ी ऑलरेडी देखो, अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि काफ़ी चीज़ों को आप छोड़ दिए हो। मैं आपसे बार बार बता रहा हूँ, मैं हर एक टॉपिक जो कि हमको पढ़ना है सॉइल साइंस में, है ना, मैं एक एक टॉपिक कवर करते हुए आ रहा हूँ। बट अब कुछ लोगों को डाउट किया है कि मिनरल एंड इट्स क्लासिफिकेशन वो मैंने नहीं पढ़ाया अभी। वो मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमारा जो टारगेट है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉइल के बारे में पढ़ लेंगे, देन हम मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चिंता नहीं करना है, हम हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए, हम लोग का आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। चलो, अब मज़े की बात यह है कि हम छोटे क्लास से पढ़ते आते हैं कि किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसको हम कि जब हमको प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करनी होती है तो तीन तरीके से करते हैं। उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसका बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। इसी तरीके से हम सॉइल के तीन प्रॉपर्टीज़ की आज स्टडी करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। तो चलो हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को पढ़ना क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपने लेक्चर पे मूव ऑन करेंगे। देखो, सबसे पहले जो हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल में हम लोग को तीन प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, ठीक है। एक हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब हुआ? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का सेंस ये यहाँ पे ये है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना, उसको हम फील कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये हो गया कि उसकी स्टडी हम केमिकल लेवल पे करते हैं, ठीक है। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें कौन कौन से केमिकल यूज़ किए गए हैं, कौन कौन से केमिकल का ये कॉम्पोजिशन है, तो उसकी स्टडी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में करते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब हो गया कि हम ये चीज़ को जानने का प्रयास करते हैं कि इससे कि उसमें प्लांट्स का, उसमें माइक्रोब्स का, उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है ना। तो वो हम बायोलॉजिकल के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग वन बाय वन क्या करेंगे, एक एक चीज़ों को डेप्थ में पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को बाद में कवर करेंगे। फिलहाल हमको जो कवर करना है वो करना है फिजिकल प्रॉपर्टी। तो चलिए हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसी चीज़ जिसको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। दैट मीन्स एक शब्द में बोले तो उसके हम फिजिकल कांटेक्ट में आ सकते हैं। जैसे कि ये भी कोरोना वायरस का समय है, तो आप लोग बोलते हो ना कि उसके फिजिकल कांटेक्ट में मत जाओ, है ना, मतलब उसको टच मत करो, उसके पास मत जाओ। तो ये क्या हो गया, है ना, मतलब टच मत करो, उसके पास मत जाओ, उसको अब देखना तो देखने से नहीं होगा ना। तो ऐसा चीज़ आप समझो कि उसके फिजिकल कांटेक्ट में जब हम जाते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, है ना। तो फिजिकल कांटेक्ट में आपको पता चल गया क्या क्या होता है, देखना, टच करना, महसूस करना, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत। तो हम बात कर रहे हैं सॉइल का, कोरोना वायरस का तो बात कर नहीं रहे हैं। तो हम लोग सॉइल के बारे में देखते हैं कि सॉइल में फिजिकल प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। पहला जो आपको देखने को मिलेगा वो सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसके अलावा सॉइल स्ट्रक्चर,
हम सॉइल के स्ट्रक्चर को देखते हैं, अलग हर एक सॉइल की अलग अलग स्ट्रक्चर होती है, तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी हम क्या करते हैं, सॉइल को क्लासीफाई कर सकते हैं। देन सॉइल, वाटर, ठीक है, फिर क्या आता है हमारा सॉइल, एयर, ये सारे क्या हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी हैं। इसके अलावे भी हैं क्या क्या इसके अलावा आपको मिलेगा सॉइल डेंसिटी। सॉइल डेंसिटी आल्सो ए टाइप ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। नाउ सॉइल डेंसिटी जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है बल्क डेंसिटी, ठीक है, और एक होता है पार्टिकल डेंसिटी, नॉट प्रैक्टिकल, पार्टिकल डेंसिटी, ठीक है। तो सॉइल डेंसिटी दो तरीके का होता है, बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी, ठीक है। चलो और क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमको पढ़ना है, सॉइल टेम्परेचर, ठीक है, सॉइल कलर, ठीक है, पोरोसिटी, ये सारे क्या हैं, सॉइल के फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल वाटर, सॉइल एयर, सॉइल डेंसिटी, सॉइल टेम्परेचर, सॉइल कलर, पोरोसिटी, ये सारे जो हैं वो क्या हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल हैं, है ना। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी हो गया, इसमें हमको पढ़ना है आयन एक्सचेंज मेथड, ठीक है। आयन एक्सचेंज मेथड में दो तरीके के होते हैं, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। एक्चुअली इसको ऐसे बोल सकते हैं, कैटायन कैपेसिटी और एनायन कैपेसिटी, ठीक है। ये सारे किस में आएंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आएंगे। इसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आता है, सॉइल का पीएच। सॉइल का पीएच किसका पार्ट है, सॉइल का केमिकल प्रॉपर्टी है ये, नॉट अ फिजिकल प्रॉपर्टी। सॉइल पीएच इज नॉट अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, इट इज़ अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, ठीक है, तो कंफ्यूज मत करना। इसके अलावा हमको पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सॉइल का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉइल भी किसका टाइप है, केमिकल प्रॉपर्टी का, ठीक है। नाउ वी कम टू द पॉइंट, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं कि सॉइल में माइक्रोब्स का क्या रोल है, ठीक है। उसमें प्लांट का जो रूट होता है, हमको पता है कि प्लांट्स का रूट जो है वो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट या मिनरल्स या बोल सकते हो वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ से करता है भाई, सॉइल से ही तो करता है ना। तो सॉइल में प्लांट के रूट का क्या रोल है, तो मतलब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से जुड़े बातें अगर हम करेंगे तो वो किस में आएगा, बायोलॉजिकल में आएगा। अब देखो जो हमारा पढ़ाने का सीक्वेंस है वो क्या है, हम लोग पहले फिजिकल प्रॉपर्टी को कवर करेंगे, देन केमिकल प्रॉपर्टी को कवर करेंगे, देन सॉइल टेक्सचर को कवर करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलो हम लोग सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी का पहला प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, सॉइल टेक्सचर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए हम लोग सॉइल टेक्सचर को कवर करते हैं, ठीक है। नाउ देखिए सॉइल टेक्सचर, सॉइल टेक्सचर को हम डिफाइन कैसे करते हैं, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए होंगे व्हाट इज सॉइल टेक्सचर, ठीक है। कई लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि सॉइल टेक्सचर होता क्या है, ठीक है। देखो क्या है सॉइल टेक्सचर, द रिलेटिव proportion of the different particles size fraction especially refer to the as sand, silt और clay, ठीक है। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलो नहीं समझ में आया उसके मैं आपको एक इजी तरीके से समझाता हूँ बातों क्या बोल रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग अपने एक स्लाइड पे आते हैं। देखो क्या बोला डेफिनेशन में, कि ये बोला कि देखो कोई भी यदि आप क्या करो मिट्टी उठाओगे, है ना, आप ग्राउंड में जाओ उसको वहाँ से मिट्टी उठा ले आओ, तो मिट्टी को जब उठा के लाओगे उसकी जब आप एनालिसिस करोगे, जब आप मिट्टी की एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि मिट्टी जो होता है उसमें कभी भी ऐसा नहीं होता है कि केवल एक ही मैटर प्रेजेंट हो उसके अंदर। अब देखो मैं एग्जांपल लूँ उससे पहले आप एक बात जान लो कि सॉइल को हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर। टेक्सचर के बेसिस पे सॉइल तीन तरीके का होता है, एक होता है भाई सैंडी सॉइल, एक होता है क्ले सॉइल, एक होता है सिल्ट, याद रखोगे, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल टेक्सचर तीन तरीके का होते हैं सॉइल, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, सिल्ट सॉइल, ठीक है। तो देखो
कभी भी ऐसा नहीं होता है कि किसी भी सॉइल में 100% सैंडी या सैंड हो, 100% क्ले हो या 100% सिल्ट हो, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि आप क्या करो कि आप जाओ ग्राउंड में जाओ और वहाँ से 2 ग्राम सॉइल को उठा के ले आओ। ठीक है, यदि आप 2 ग्राम सॉइल को उठा के लाओगे तो इसमें ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 100% उसमें सैंड ही होगा। ठीक है, या बोल सकते हो 100% सैंडी सॉइल ही इसके अंदर होगा, ये गलत है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता है। यदि आप 2 ग्राम के जो सॉइल लाए हो इसकी एनालिसिस करोगे तो आप क्या पाओगे, इसके अंदर हल्का हल्का अमाउंट में क्ले भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो मतलब जो सॉइल होते हैं उसमें कभी भी कोई भी अकेला प्रेजेंट नहीं होता है, वो कंपोजिशन में होता है। जैसे कई बार सैंडी होंगे साथ में क्ले होगा, ऐसा भी हो सकता है सैंडी होगा साथ में सिल्ट होगा, ऐसा भी हो सकता है सिल्ट होगा और क्ले होगा। ठीक है, या तीनों साथ में होंगे, तो ऐसा होता है, कभी भी कोई भी अकेला प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अब जो कि हमारा डेफिनेशन है वो क्या बोल रहा था कि जैसे कि ये जो हमारी मिट्टी थी जो कि हम लाए थे ग्राउंड से, इसकी जब हम एनालिसिस किए तो सैंडी, सिल्ट और क्ले। ठीक है, सैंडी, सिल्ट, क्ले, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो SSC, जैसे SSC का एग्जाम लिखते हो ना, तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो सैंडी, सिल्ट एंड क्ले। ठीक है, तो हम बोल रहे थे कि हम ग्राउंड में गए, वहाँ से मिट्टी उठा के लाए और जब मिट्टी की हमने एनालिसिस करी तो हमको पता चला कि इस 2 ग्राम मिट्टी के अंदर 2% सैंडी है, 1% सिल्ट है और 3% क्या है, क्ले है। तो इसी को हम रेशियो के फॉर्म में क्या करते हैं, दिखाते हैं कि हाँ, इस जो मिट्टी हमने लाई उसके अंदर 2% सैंडी है, 1% सिल्ट है और 3% क्ले है। तो इसको हम रेशियो के फॉर्म में क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉइल टेक्सचर। आया समझ में कि जो भी मिट्टी होती है वो उसमें कभी ऐसा नहीं होता है कि उसमें अकेला 100% सैंडी हो या 100% सिल्ट हो या 100% क्ले हो, ऐसा कभी नहीं होता है। हमेशा उसमें क्या होंगे, कंपोजिशन होंगे। ठीक है, जैसे उसमें सैंडी होगा साथ में सिल्ट होगा साथ में क्ले होगा, तो हमेशा एक दूसरे का क्या होते हैं, कंपोजिशन होते हैं। तो उसी कंपोजिशन को हम क्या करते हैं, रेशियो के फॉर्म में डिनोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉइल टेक्सचर। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो डेफिनेशन में यही बहुत बोल रहा था कि अब डेफिनेशन में एक मज़ेदार बात बोला कि यहाँ पे रेशियो नहीं बोला है, क्या बोला है, रिलेटिव प्रोपोर्शन। भाई एक ही चीज़ होता है, रेशियो को ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया रिलेटिव प्रोपोर्शन। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, हम एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि इसमें सैंडी का अमाउंट इतना है, सिल्ट का अमाउंट इतना है, क्ले का अमाउंट इतना है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक कंपेयर कर रहे हैं। तो उसी को हम बोलते हैं क्या, रिलेटिव, मतलब एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, आया समझ में। चलो, आई होप आप लोगों को सॉइल टेक्सचर का डेफिनेशन आज अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो आगे मूव करते हैं। नाउ जो कि हम आपको बता रहे थे कि ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल टेक्सचर के बेसिस पे सॉइल 3 तरीके का होता है, सैंडी सॉइल, सिल्ट सॉइल और क्ले सॉइल। ट्रिक इसका मैंने क्या बताया था आपको, ट्रिक बताया था SSC। ठीक है, SSC का एग्जाम होता है ना भाई, तो उसके आप याद कर सकते हो सैंडी, सिल्ट और क्ले। ठीक है ना, चलो आगे मूव करते हैं हम लोग। नाउ कम टू द पॉइंट, हम लोग एक एक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है ना, देखो सैंडी सॉइल क्या होता है, बोलता है इफ मिनिमम 70% ऑफ सैंड प्रेजेंट इन सॉइल पार्टिकल कॉल्ड सैंडी सॉइल। ठीक है, क्या बोला कि यदि मिट्टी के अंदर 70%, कम से कम 70%, जो कि आप सपोज ऐसा करो कि आप मिट्टी लाओ और मिट्टी में यदि कम से कम 70% यदि सैंड पाया गया तो वो सॉइल कैसा होगा भाई, सैंडी सॉइल होगा। आप ये भ्रम में कभी मत रहना कि मिट्टी के अंदर 100% सैंड ही होगा, ऐसा नहीं होता भाई। जिससे कि मैंने आपको बताया कि क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ कंपोजिशन होंगे। जैसे 70% सैंड हो गया तो मे भी ऐसा पॉसिबिलिटी है कि उसमें 20% सिल्ट हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि उसमें 10% क्ले मिला हो। ठीक है ना, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो मैं बता रहा हूँ कि यदि 70% कम से कम
सैंड हो किसी मिट्टी के अंदर तो उसको क्या बोलेंगे, सैंडी सॉइल बोलेंगे, ठीक है ना। चलो, इसमें न्यूट्रिएंट की जो कंटेंट होती है, बोल सकते हो न्यूट्रिएंट का जो अमाउंट होता है सैंडी सॉइल में वो काफ़ी पुअर होता है, काफ़ी कम होता है, ठीक है। मतलब इसमें जो न्यूट्रिएंट की होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो काफ़ी वीक होती है। इसके अलावा मिनिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जो सैंडी सॉइल होते हैं उसमें वाटर की जो ये होती है होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो काफ़ी ख़राब होती है, वाटर को रिटेन नहीं कर सकता अपनी जगह पे, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो, साइज़ देखें तो देखो जो मिनिमम जो साइज़ होता है, या बोल सकते हो कि जो किसी भी सॉइल का जो साइज़ होता है वो 2 mm होता है। 2 mm से यदि ऊपर चला गया तो वो क्या होगा, ग्रेवल होंगे, कंकर पत्थर होंगे। तो मिनिमम या बोल सकते हो जितना भी हमारा जो सॉइल होते हैं उसका जो साइज़ होता है वो कितना होता है, 2 mm होता है, ठीक है। तो सैंडी सॉइल का जो साइज़ होता है वो 2 mm से 0.05 mm तक होता है, ठीक है। नाउ अब देखते हैं, सैंडी सॉइल आर वार्म, ड्राई, एसिडिक पूछा गया है। आप इसको याद रखो, कई बार पूछा गया एग्जाम में कि जो सैंडी सॉइल्स होते हैं वो वार्म होते हैं, ड्राई होते हैं और एसिडिक होते हैं, ठीक है। सैंडी सॉइल आर ऑफ्टन नोन एज लाइट सॉइल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सैंडी सॉइल को हम क्या बोलते हैं, लाइट सॉइल बोलते हैं, क्यों, ठीक है, ये भी पूछा गया है। तो ये पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सैंडी सॉइल को हम लोग लाइट सॉइल बोलते हैं, इसके पीछे का रीज़न ये है कि इसमें हाईएस्ट अमाउंट में क्या होता है, सैंड प्रेजेंट होता है और लिटिल क्ले प्रेजेंट होता है। तो जो हमारा सैंडी सॉइल होता है उसको हम लाइट सॉइल बोलते हैं। उससे पीछे का रीज़न ये है कि इसमें सैंड और लिटिल क्ले का जो प्रोपोर्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, आया समझ में। चलो, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, सैंडी सॉइल आर नोन एज लाइट सॉइल, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि सैंडी सॉइल आर कॉल्ड लाइट सॉइल ड्यू टू देयर हाई प्रोपोर्शन ऑफ सैंड एंड लिटिल क्ले। आया समझ में। चलो, अब हम लोग आगे मूव करते हैं। तो आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको अच्छा लग रहा हो कोई पॉइंट जिसको आप नहीं सुने हो तो उसको आप अपने नोट्स बुक में लिख सकते हैं, है ना। देखो यहाँ पे ये क्या है, हमारा सैंडी सॉइल है, ये क्या है, सैंडी सॉइल है, जो कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। देखो आगे सिल्ट के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, जो कि हमारा अगला टाइप था सिल्ट। देखो क्या बोलता है, कंस्टेंट्स ऑफ पार्टिकल्स इन साइज बिटवीन सैंड एंड क्ले। देखो ये इसकी जो साइज होती है सिल्ट की वो सैंड और क्ले के बीच में होता है। तो सिल्ट की जो साइज होती है ना वो कितनी होती है, इसकी जो साइज़ होती है वो 0.05 से 0.02 mm होती है, ठीक है। मतलब आप देख रहे हो कि साइज़ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो आप हमेशा साइज़ याद रखना कि जो सिल्क की जो साइज़ होती है वो 0.05 से 0.02 mm होती है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आप 10 से डिवाइड कर दो तो आपको एक नया प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो जो इसकी साइज होती है वो किसके बीच में लाइज करती है, सैंड और क्ले के बीच में। हैज़ अ स्लिपरी और सिल्की फील। ये क्या होते हैं, जो सिल्ट सॉइल होते हैं वो काफ़ी स्लिपरी होते हैं, ठीक है। प्योर सिल्ट सॉइल इरोड इजली, इरोड का मतलब क्या होता है, ये जल्दी नष्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। सो एज दे डू नॉट हैव गुड स्ट्रक्चर, इसलिए इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो काफ़ी अच्छा नहीं होती है, इसका कोई खास स्ट्रक्चर नहीं होता है अपना, क्योंकि ये जल्दी क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, बनते हैं और तुरंत खत्म हो जाते हैं। हैव प्रॉपर्टीज बिटवीन सैंडी एंड क्ले सॉइल, इसकी जो प्रॉपर्टी भी होती है वो सैंड और क्ले के साथ क्या होता है, मिलता जुलता है। कुछ प्रॉपर्टी सैंडी का होंगे, कुछ प्रॉपर्टी इसका क्ले का होगा, ठीक है। तो दोनों के बीच में ये क्या करता है, लाइज करता है। सिल्ट सॉइल हैव द एबिलिटी टू रिटेन लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। अब देखिए जो कि हमारे सैंडी सॉइल के पास क्या था, कैपेसिटी नहीं था कि वो वाटर को या मॉइस्चर को रिटेन कर सके, लेकिन इसके पास सिल्ट के पास एबिलिटी होता है वाटर को या मॉइस्चर को रिटेन करने का, ठीक है। इसके अलावा सिल्ट सॉइल आर वेल एरिएटेड, इसमें काफ़ी ज़्यादा गैसेस का क्या होता है, मिक्सर होता है, काफ़ी ज़्यादा इसमें गैस मिले होते हैं, ठीक है।
तो जो सिल्ट सॉइल होता है वो क्या होता है, एरेटेड होता है। तो चलिए देखते हैं सिल्ट सॉइल कैसा दिखता है हमको। देखो ये क्या है, सिल्ट सॉइल है। देखने से ही लग रहा होगा कि थोड़ा सा भींगा भींगा होगा, इसका कोई खास स्ट्रक्चर नहीं होता है अपना, और इसमें थोड़ा बहुत क्या होते हैं, गैसेस के कंपोजिशन पाए जाते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्ले सॉइल। क्ले सॉइल जो होता है वो फील स्टिकी एंड रोल लाइक प्लास्टिसिन व्हेन वेट। देखो जो क्ले सॉइल होता है वो एकदम बिल्कुल स्टिकी फील होता है, उसको आप फील करोगे तो वो बिल्कुल क्या होगा, स्टिकी फील होगा, है ना। और इसके अलावा क्या होता है, ये रोल कर जाता है जब ये क्या होता है, जब ये वेट होता है, थोड़ा सा नमी उसमें होता है या भींगा हुआ होता है, तो ये क्या होता है भाई, ये रोल हो जाता है, जैसे कि प्लास्टिसिन क्या होता है वैसे रोल ये हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग एक देखते हैं कि प्लास्टिसिन क्या होता है। यहाँ पे प्लास्टिसिन आया तो देखते हैं कि प्लास्टिसिन होता क्या है। ठीक है, देखो प्लास्टिसिन क्या होता है, आप प्लास्टिसिन के बारे में जान ले क्योंकि ये पूछा गया है कई बार। प्लास्टिसिन जो होता है वो एक मॉडलिंग मटेरियल होता है, इससे हम क्या करते हैं, किसी चीज़ का मॉडल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक मॉडलिंग मटेरियल होता है, और ये काफ़ी स्मूथ होता है भाई। ये क्या होता है, काफ़ी स्मूथ होता है। ठीक है, आप सब ने देखे होंगे इसको। ठीक है, आप गूगल करना, आपको पता चल जाएगा कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। ठीक है, तो इसको हम मॉडलिंग मटेरियल कहते हैं। ये स्मूथ होता है काफ़ी ज़्यादा। इसके अलावे ये किसका किसका बना होता है, ये पूछा जाता है कि प्लास्टिसिन जो है वो किससे मिल के बना होता है। याद रखें, ये कैल्शियम सॉल्ट से मिल के बना होता है, और ये पेट्रोलियम जेली से मिलकर बना होता है, और इसके अलावे ये किससे मिलकर बना होता है, एक और है इसमें, एलिफैटिक एसिड। ठीक है, तो आप याद रखोगे कि जो प्लास्टिसिन है वो किससे मिलकर बना होता है, कैल्शियम सॉल्ट, पेट्रोलियम जेली एंड एलिफैटिक एसिड। ठीक है, इसका यूज़ क्या करते हैं, बच्चे खेलने के लिए करते हैं। अरे आप कई बार देखोगे जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, उस जो क्ले होता है उसको बोलते हैं क्ले, मार्केट में मिलता भी होगा दुकानों में, वो क्ले से क्या करते हैं बच्चे खेलते हैं, अलग अलग तरीके का उसको डिज़ाइन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसका यूज़ हम लोग डेकोरेशन पर्पज़ के लिए भी क्या करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसका यूज़ क्या है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा प्लास्टिसिन होता है वो किससे मिलकर बना होता है, कैल्शियम सॉल्ट, पेट्रोलियम जेली एंड एलिफैटिक एसिड। चलो आगे मूव करते हैं। अब बोला क्ले सॉइल हैव मैक्सिमम एबिलिटी टू होल्ड वाटर एंड न्यूट्रिएंट। देखो क्ले सॉइल के पास इतना ज़्यादा मात्रा में वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी होती है, इनफैक्ट इनके पास इतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट की होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है, कि ये क्या करता है, प्लांट के लिए खतरा का कारण बन जाता है। ये अच्छा नहीं होता है प्लांट्स के लिए, प्लांट यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके पास वाटर का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, न्यूट्रिएंट तो है ही, साथ में इसके पास इतना ज़्यादा मात्रा में वाटर है कि प्लांट्स में एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, दैट इज़ कॉल्ड लॉगिंग प्रॉब्लम। ठीक है, प्लांट में क्या होता है, लॉगिंग प्रॉब्लम होता है, मतलब प्लांट्स यहाँ पे यदि लगाओगे तो ये प्लांट इस मिट्टी में यदि आप लगा दोगे तो प्लांट क्या होगा, गिर जाएगा। ठीक है, वहाँ पे वो सही प्रॉपर तरीके से स्टैंड अप नहीं हो पाएगा। ठीक है, इनफैक्ट प्लांट की जो एक्टिविटी होती है वो भी क्या होती है, रिड्यूस कर जाती है यदि आप प्लांट को कहाँ कल्टीवेट करोगे, क्ले सॉइल में। ठीक है, इसके अलावा दे आर नॉर्मली रिच इन पोटास। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्ले सॉइल जो होता है वो पोटास से रिच होता है, इसमें पोटास की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होती है, बट दे आर डेफिशिएंट टू फॉस्फेट। लेकिन ये फॉस्फेट की डेफिशिएंट इसमें होती है, इसमें फॉस्फेट का अमाउंट काफ़ी कम होता है। ठीक है, पूछा गया एग्जाम में ये वाला पॉइंट। ठीक है, क्ले सॉइल जो होता है वो किससे रिच होता है, पोटास से, और इसमें किसकी कमी होती है, फॉस्फेट की। ठीक है भाई, चलो आगे मूव करते हैं। अब मज़े की बात यहाँ पे ये है कि हमने देखा कि सैंडी सॉइल जो था उसमें होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी कम थी, इसमें होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी कम थी। ठीक है, क्ले सॉइल में हमने देखा कि इसके पास होल्डिंग कैपेसिटी अधिक है, ठीक है, बहुत अधिक है, लेकिन इसमें वाटर की भी होल्डिंग कैपेसिटी अधिक होने के कारण प्लांट यहाँ पे क्या कर पाता है, सही से प्रॉपर तरीके से खड़ा नहीं हो पाता है, अपने आप को सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाता है। तो सबसे बेटर सॉइल कौन सा होता है हमारे कल्टीवेशन पर्पज़ के लिए। ठीक है, यदि हमको फार्मिंग करना है तो हम कौन सा मिट्टी को प्रीफर करेंगे जो कि हमको प्रॉपर अमाउंट में वाटर प्रोवाइड करे, प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करे, हमारे प्लांट्स का जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी अच्छा हो, प्रोडक्टिविटी भी हायर साइड हो, तो हम किस मिट्टी को प्रीफर करेंगे। ठीक है, तो आप याद रखना, हम
यूज़ करेंगे लोमी सॉइल। पूछा गया भाई, कई बार पूछा गया है। लोमी सॉइल का यूज़ हम लोग क्या करते हैं, कल्टीवेशन पर्पस के लिए करते हैं। और अगर एग्ज़ाम में पूछ दे कि कई बार ऑप्शन में क्या होता है, लोम नहीं होता है, वहाँ पे होता है क्ले लोम। ठीक है, राज की बात बता रहा हूँ आपको। ठीक है, किसी से बोलना मत, अपने दिमाग में रखना, दिमाग से निकलने मत देना ये बात को। कई बार ऑप्शन में लोम नहीं देते हैं, वो क्या करेंगे, क्ले लोम देंगे। तो दिस इज अ वेरी वेरी राइट आंसर, क्ले लोम भी सही आंसर है। ठीक है, अब एक मज़ेदार की बात आप सुन लो कि जो ये क्ले होते हैं ना और जो सैंड होते हैं, ये दोनों आपस में मिल के बनाते हैं लोम को। तो जो लोम होता है वो किसका किसका मिक्सचर होता है, क्ले और सैंड। जब क्ले और सैंड मिलेंगे तो किसका निर्माण करते हैं भाई, लोमी सॉइल का। लोमी को हम लोग क्ले लोम भी बोलते हैं। एज इट क्लियर, ये पूछा गया एग्जाम में। तो हमने क्या बताया यहाँ पे आपको, मैंने यहाँ पे आपको 2 पॉइंट कवर कराए कि प्रोडक्टिविटी के हिसाब से सबसे अच्छा, पता नहीं चल रहा ना, प्रोडक्टिविटी के हिसाब से सबसे अच्छा कौन सा सॉइल है, लोमी सॉइल है। इसको हम लोग क्ले लोम भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं करना है एग्जाम में। ठीक है ना भाई। और दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया आपको कि जो लोमी सॉइल होता है वो किससे किससे मिलकर बना होता है, क्ले एज वेल एज सैंडी। क्ले और सैंडी आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं भाई, लोम का निर्माण करते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं ना। चलो अब थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ ना, काफ़ी ज़्यादा गला सूख रहा है मेरा। थोड़ा सा एक मिनट वेट करना। चलो हम लोग अपने टॉपिक को आगे मूव करते हैं। आप लोग काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है एक लेक्चर को डिलीवर करने में आपको। ठीक है, तो इसको आप एक ऑफलाइन चैनल ना समझें, इसको ऑनलाइन ही है, बट इसको अपने एक कोचिंग क्लास की तरह कंसिडर करें, है ना। क्योंकि यहाँ की जो सारे कंटेंट जो आपको दिया जा रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ना, चलो आगे मूव करते हैं हम लोग, टाइम वेस्ट ना करते हुए। एक मिनट। ठीक है, देखो अब आता है मेथड्स टू डिटरमाइन सॉइल टाइप्स। अब हमको सॉइल जो है वो उसको डिटरमाइन करना है कि हाँ ये कौन सा सॉइल है, ये कौन सा सॉइल है। तो इसको डिटरमाइन हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो इसको डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास 2 तरीका होता है। एक होता है फील्ड मेथड, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, एक होता है फील्ड मेथड और एक होता है मैकेनिकल एनालिसिस मेथड। ठीक है, ये 2 ऐसे मेथड हैं जिससे हम क्या करते हैं, सॉइल की जो टाइप है उसको डिटरमाइन करते हैं कि ये क्ले सॉइल है, ये लोमी सॉइल है, ये दिस सॉइल है, ये दिस सॉइल है। तो इसको हम 2 मेथड से क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, फील मेथड, मैकेनिकल मेथड। अब देखो फील मेथड क्या हो रहा है, फील हम क्या करते हैं, फील करते हैं कि हाँ ये ऐसा सॉइल होगा। देखो कई बार आपने ये चीज़ देखे होंगे, जब आप कई बार आप विजिट किए होंगे अपने फील्ड को, तो वहाँ पे आप देखे होंगे एक जो हमारा जो सॉइल साइंस का जो एक्सपर्ट होता है वो जाता है फील्ड में, वो क्या करेगा, मिट्टी को उठाएगा वहाँ से और मिट्टी को थोड़ा सा अपने हाथ में रगड़ेगा, रबिंग करेगा। उससे उसकी जो वो क्या करता है, फील कर लेता है कि हाँ यहाँ पे इस तरीके की मिट्टी है ना। तो उसको हम बोलते हैं फील मेथड। ठीक है, अब फील मेथड के लिए अब देखो फील मेथड तो हमको पता चल गया। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि फील मेथड में हम कौन कौन से फिंगर का यूज़ करते हैं भाई। तो फील मेथड में हम 4 फिंगर एज वेल एज थंब का यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे हथेली में लेकर रगड़ रहे हैं, नहीं, 4 फिंगर और थंब को क्या करेंगे, आपस में दोनों के बीच में सॉइल को लेंगे, देन रबिंग करेंगे। तो फील मेथड में हम 4 फिंगर और थंब का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी जो प्रॉपर मेथड क्या होती है पहचानने का, तो वो क्या करेगा, जो एक्सपर्ट होता है वो मिट्टी को लेगा, 4 फिंगर और थंब के बीच में हल्का उसमें वाटर मिलाएगा और उसको रबिंग करेगा। जब उसको रबिंग करेगा तो उसको पता चलता है कि मिट्टी सॉफ्ट है, इसमें पार्टिकल्स का साइज़ क्या है। तो उससे वो क्या करता है, बता देता है कि हाँ यह इस तरीके का मिट्टी है, यहाँ पे इसकी खेती आप कर सकते हो। लेकिन कई बार होता क्या है कि हर एक जो पर्सन्स होते हैं उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, हमारा सोचने का तरीका अलग होगा,
ठीक है, उसका सोचने का तरीका अलग होगा। तो फिल मेथड जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं माना जाता है, क्योंकि हर एक जो इंसान होता है उसकी समझने का तरीका अलग अलग होता है, सबका सेम तो होता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये मेथड जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं माना जाता है। ठीक है, तो दूसरा मेथड हमारे पास आया मैकेनिकल एनालिसिस मेथड। अब मैकेनिकल एनालिसिस मेथड जो होता है वो दो तरीके का होता है भाई। ठीक है, देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, मैकेनिकल एनालिसिस मेथड जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है हाइड्रोमीटर, एक होता है इंटरनेशनल पिप्टी मेथड। ठीक है, तो मैं आपसे फिर से एक बता रहा हूँ कि मैकेनिकल एनालिसिस मेथड दो तरीके का होता है, हाइड्रोमीटर, ठीक है, हाइड्रोमीटर मेथड जो होता है, और इंटरनेशनल पिप्टी मेथड होता है। ठीक है, चलो अब एक एक को देखते हैं। हाइड्रोमीटर मेथड क्या होता है? हाइड्रोमीटर मेथड जो होता है वो मोस्ट कॉमन मेथड होता है। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन होता है, ज़्यादातर हम इसी का यूज़ करते हैं सॉइल के टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, ये टाइम बहुत कम लेता है भाई, और ये इजी मेथड होता है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल पिप्टी मेथड। हाइड्रोमीटर मेथड इज़ अ वेरी इजी एंड लेस टाइम टेकन। ठीक है, अब एक मज़े की बात बताता हूँ आपको। देखो, इंटरनेशनल पिप्टी मेथड जो होता है इसकी जो एक्यूरेसी होती है, जैसे कि एक्यूरेसी करने का मतलब हुआ कि एग्जैक्ट, जैसे कि बता दे कि हाँ ये लोमी सॉइल है, ये क्ले सॉइल है, ये सिल्ट सॉइल है, तो उसकी जो 100% जो रिजल्ट है वो ये देता है, इंटरनेशनल पिप्टी मेथड देता है। बट इसकी लिमिटेशन क्या है? इसको लोग ज़्यादातर यूज़ क्यों नहीं करते हैं? इसको ज़्यादातर लोग यूज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये मोर टाइम टेकन है। ये एप्रोप्रिएट डेटा तो दे देगा लेकिन काफ़ी ज़्यादा समय लेता है। ठीक है, तो आजकल हम लोगों को पता ही है, लोग जो इंस्ट्रूमेंट अधिक टाइम लेते हैं वो लोग प्रीफर नहीं करते हैं। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, हाइड्रोमीटर मेथड का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत कम टाइम में आपको बता देगा कि हाँ दिस इज़ अ राइट वे, दिस इज़ द राइट टाइप ऑफ सॉइल। ठीक है, इस तरीके का ये सॉइल है। आया समझ में? ठीक है, चलो अब एक चीज़ और जान लेते हैं हम लोग। देखो, हम लोग एक तरीके से और भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो सॉइल है वो किस तरीके का है। जैसे कि आप क्या करो, एक गिलास या एक बर्तन में पानी भर लो। ठीक है, ये जो बर्तन है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, आप बाहर से इसको ऑब्जर्व कर सको। अब इसमें क्या करो, आप डाल दो वाटर को। ठीक है, इसमें आपने क्या करा, डाल दिया वाटर। ठीक है, ये है हमारा वाटर। मुझे पता है कई लोगों को दिमाग में आ रहा होगा कि सर वाटर तो एक कलर का होता नहीं है। इमेजिन करो ना, ये क्या है, वाटर है। ठीक है, अब आपने क्या किया, वाटर में आपने क्या किया, ऊपर से यहाँ तक पूरे लेवल पे वाटर होगा ना, ये पूरे लेवल में क्या है, वाटर है। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसमें क्या एक सॉइल के पार्टिकल को लिया और इसमें डाल दिया। इसमें आपने क्या किया, डाल दिया। अब इसमें आप डालोगे तो मैं जैसे कि मैंने फर्स्ट में स्टार्टिंग में ही बताया था कि कोई भी सॉइल में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि उसमें 100% सैंड ही हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए, इसमें हम सॉइल को क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, मतलब उसके वजन के अनुसार। ठीक है, उसमें पार्टिकल के साइज़ के अनुसार। मुझे पता है कि पार्टिकल का साइज़ अधिक होगा तो वो जल्दी नीचे बैठ जाएगा, है ना। तो आपने जब सॉइल के पार्टिकल को इस ग्लास में डाला तो डालने के बाद क्या होगा, देखो, जो क्ले होते हैं उसकी जो डेंसिटी होती है, बोल सकते हो काफ़ी कम होती है। मतलब कि उसकी जो डेंसिटी होती है या बोल सकते हो उसकी जो वेट होती है वो काफ़ी ज़्यादा वीक होती है, कम होती है। तो जो वेट कम है तो वो ऊपर आ जाएगा, है ना। तो ऊपर कम आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्ले, क्योंकि इसकी जो वेट होती है वो एज कम्पेयर टू सैंडी और सिल्ट काफ़ी कम होती है। ठीक है, तो जो सॉइल का पार्टिकल हमने डाला इस ग्लास के अंदर, तो उसमें जो हमारा सबसे कम वेट था वो किसका था, क्ले का था, तो वो ऊपर आ गया। इसके बाद जो हमारा सिल्ट होता है उसका वेट एज कम्पेयर टू क्ले थोड़ा सा हैवी होता है, तो इसका वेट थोड़ा हैवी होता है, तो वो क्या हो गया, क्ले के जस्ट नीचे आके बैठ गया, तो यहाँ पे सिल्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो वेट है वो एज कम्पेयर टू क्ले थोड़ा सा भारी है। अब बच गया सैंड। सैंड का जो वज़न होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे आ गया सैंड, यहाँ पे आ गया सैंड। अब
ठीक है। यहाँ से आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर पाए होंगे कि एज जो हमारा जो वेट होता है वो सबसे ज़्यादा किसका होता है, सैंड का होता है, फिर सिल्ट का होता है, फिर क्ले का होता है। ठीक है, उसको हमने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा कि यदि आप एक ग्लास वाटर में लो, उसमें आप सॉइल के पार्टिकल्स डाल दो, तो जो क्ले होगा वो सबसे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि इसका वेट एज कम्पेयर टू सिल्ट और सैंड काफ़ी कम होता है। और फिर जो सिल्ट होता है उसका वेट थोड़ा क्ले से थोड़ा ज़्यादा होता है, और जो कि सैंड होता है उसका जो वेट होता है वो एज कम्पेयर टू क्ले और सिल्ट ज़्यादा होता है। अब इस आप जो सॉइल पार्टिकल लिए हुए इसमें ऐसा भी तो हो सकता है ना, इसमें स्टोन के कुछ पार्टिकल होंगे, कुछ कंकर पत्थर होंगे, तो वो आके यहाँ पे बैठ जाएंगे, यहाँ पे आके वो लैंड कर जाएंगे। दैट इज़ कॉल्ड ग्रेवल, हाँ ना, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेवल। तो हमने देखा कि जो हमारे जो सॉइल है उसमें पार्टिकल के वेट के अनुसार भी इसको कई बार एग्जाम में अरेंजमेंट करने के लिए दे देता है। ठीक है, तो क्ले का वेट सबसे कम होता है, सैंड का वेट सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। ठीक है, चलिए आज में इतना ही हम लोग पढ़े, तो काफ़ी मज़ा आया होगा आप लोगों को, है ना। तो आप चीज़ों को रिवाइज करते रहो टाइम टू टाइम, क्योंकि यदि आप चीज़ों को छोड़ दोगे तो आप भूल जाओगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम कवर करेंगे नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी को, सॉइल स्ट्रक्चर। डिफरेंट तरह के सॉइल होते हैं, उसमें की क्या क्या स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, आज हम लोग पढ़े सॉइल टेक्सचर। चलो आज के लिए इतना ही, है ना। और बातें तो आपसे काफ़ी ज़्यादा करने का मन करता है, तो कई बाद में बात करेंगे। अभी थोड़ा सा टाइम की कमी चल रही है मेरे पास। ठीक है ना, चलो थैंक यू सो मच।